इसको ठेठी भाषा में कहिए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए चुनाव आयोग को कम से कम एक स्वतंत्र ऐसी कमेटी तो जरूर बनानी चाहिए कि जो आरोप लग रहे हैं क्या वाकई वो आरोप में कुछ दम है या बिल्कुल निराधार है। ये दो सवाल हैं प्रमुख। यदि उन आरोपों में दम है तो फिर उस आरोप की तह तक जाना और उसका निराकरण करना, शंकाओं को दूर करना, ये संवैधानिक कर्तव्य है चुनाव आयोग का। जो सरकार के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं उनकी सत्यता पर भी आप प्रश्न चिन्ह अगर लगाने लगेंगे और विपक्ष अगर उसको बल नहीं देगी, विपक्ष सुअर बन के गिद्ध बन के चुप हो जाएगी, तब तो फिर बहुत मुश्किल है, संकट है। इसलिए इस मुद्दे पर अभी तो समय था, अभी तो योगी जी का इस्तीफा होना चाहिए था। अब तक तो मुसलमान के कांधे पर बंदूक डंड के निकल जाते थे, लेकिन अब तो उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को कटघरे में लाया, विपक्ष को कटघरे में लाया, पत्रकार को कटघरे में लाया, जो प्रत्यक्षदर्शी है जिनका बयान उनको कटघरे में लाया। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खबरों की दुनिया में बहुत फिर से जो है कि हमागहमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और इसको लेकर अब फिर से जो है ईवीएम पे राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गुलाम सरवर साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अब तो आप लोगों के साथ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आप लोग ईवीएम के विषय पर बात कर रहे हैं, ये आपके मजबूत कलेजे का परिचय है, वरना तो आपको पता है चैनल भी येलो मार दिया जा रहा है ईवीएम लिखने मात्र पर अगर हैशटैग कर रहे हैं तो। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार जब भी ईवीएम पर कोई आप सवाल उठाते हैं तो कुछ आता है वीडियो के नीचे कि ये ना हो, वो ना हो, इत्यादि इत्यादि, और सफाई चुनाव आयोग के लगातार इस पर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया वो केवल ईवीएम का मसला नहीं है, वो करप्शन का भी मसला है। बात समझिए, इतनी बड़ी रकम भारत सरकार को गरीब के उत्थान के लिए नहीं दिया गया। देश में जो असहाय आज भी हैं और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है देश का, जो हाशिए पर खड़ा है, उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए नहीं दिया गया। होता ये है कि विदेशों से जो पैसे लिए जाते हैं कर्ज के तौर पर, उससे एस्टेब्लिश्ड देश होता है, आगे बढ़ता है, विकास की नींव डाली जाती है, फैक्ट्रियां खोली जाती हैं, रोज़गार के अवसर दिए जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। यही होता है, नियमतः यही है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो या किसी बड़ी माने इकोनॉमी वाले देश से कर्ज लिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा माय फ्रेंड पीएम मोदी इन इंडिया, और उसने कहा कि मैंने उनको चुनाव को प्रभावित करने के लिए वोटर टर्नआउट का मतलब क्या है? यही तो देखिए, टर्नआउट का क्या मतलब है? वोटर टर्नआउट का मतलब हमको ज़रा समझाइए हिंदी में कि है क्या। इसको ठेठी भाषा में कहिए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि अपने पक्ष में मतदान कर्मियों को सेट करने के लिए। मतदान कर्मियों, आप पहुंच रहा हूं वहीं, जो मतदान कर्मी कहेंगे आप। तो टर्नआउट कैसे होगा, मेरे फेवर में वोट कैसे होगा? तो जब आम जनमानस के दिलों में यदि सम्मान आपका कम होता जा रहा, जो ग्राफ है, और अचानक से अगर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, जो उम्मीद नहीं किसी को थी, जिस तरह का गठबंधन 2024 में हुआ था और जो सिचुएशन था, जो हालात थे, उन हालातों में 200 के नीचे भारतीय जनता पार्टी को रहना था, लेकिन 240 तक पहुंच गए। मतलब मैनेजमेंट तो हुआ है। विधानसभाओं में हरियाणा के विषय में सारी दुनिया जानती थी कि वन साइड होने वाला है, वन साइड, और वहाँ 60 से अधिक सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने वाली है। ये उनके लोग कहते थे, कांग्रेस के लोग नहीं कहते थे, उनके लोग ये इनपुट दे रहे थे। रिजल्ट क्या आया आपके सामने? दिल्ली के विषय में जितने लोग ग्राउंड पर काम करते थे वो कहते थे केजरीवाल का ग्राफ तो कम हुआ है और उसका श्रेय हम लोगों को भी जाता कम होने का, केजरीवाल की हठधर्मिता वगैरह वगैरह।
लेकिन इतना कम नहीं हुआ है कि वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं। ऐसा अनुमान किसी ने नहीं लगाया था, मुझे लगता है आपने भी नहीं लगाया था। लेकिन हुआ क्या, वो आपके सामने नतीजा। और महाराष्ट्र के विषय में भी कहा जा रहा था कि बिल्कुल वो जो गठबंधन जिसमें शरद पवार जी और उद्धव जी और कांग्रेस पार्टी इत्यादि थी, एक महायुति थी और एक महाविकास अघाड़ी, तो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वातावरण बताया जा रहा था। परिणाम क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट नहीं बल्कि नियरेस्ट 2/3 मेजोरिटी के करीब पहुंची गई लगभग। तो ये परिणाम जो प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं शंकाओं को बल इससे मिल रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे माने अंतर्राष्ट्रीय चेहरे सामने आते हैं, अमेरिका तो आज भी बॉसी की भूमिका में है लगभग, और बॉस का बॉस अगर कहता हो कि हमने ये काम करवाया है, बॉस का बॉस शब्द आप यूज कर रहे हैं, बॉस का बॉस ही है वो, क्योंकि वो मुल्क ही बॉस है और उसका राष्ट्रपति तो फिर हमारे बॉस का भी बॉस ही होगा। मैंने ये तो उसका बड़ापन है कि वो मित्र ही कहता है, वो तो छोटे देश को भी मित्र ही कह रहा। लेकिन जो घटनाएं पिछले कई महीनों में घटी हैं, जो डिपोर्ट किया गया है इलीगल माइग्रेंट को, जिस तरह से भेजा गया है, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो अभी अमेरिका दौरा हुआ था और उसमें जो तस्वीरें आई, जो सवाल वहाँ के मीडिया के द्वारा उठाए गए, उसका जवाब असहज जो हो गए हमारे प्रधानमंत्री, वो सारी चीज़ें अडानी को भी लेकर सवाल उठी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं नाम तो ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ आपसे। सवाल करने वाले ने क्या किया आपको भी पता है, जनता को भी पता है। तो जो प्रश्न उनसे किए गए और जो असहज प्रधानमंत्री दिखे और उनके ज्ञान का अभाव भी जो वहाँ प्रकट हुआ, ये सब तो दुनिया के सामने, देश के सामने है। अब इससे सर ऊंचा हुआ या नीचा हुआ वो लोग तय करेंगे। मैं अकेला क्या इस पर टिप्पणी करूं, लेकिन एक बात तो तय है कि विश्व समुदाय ने ये मान लिया है कि भारत में ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ घालमेल है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है गड़बड़। कांग्रेस कह रही है कि जो शाम को 5 बजे के बाद जो वोटर टर्नआउट हो रहा है, जो अचानक वोटिंग का परसेंटेज बढ़ जा रहा है शाम के बाद, क्या ये वही वोटर टर्नआउट है? और भी बहुत सारे आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए, मैं चुनाव में ग्राउंड पर था और मैं चुनाव लड़वा भी रहा था, और यूं अगर कह लीजिए कि मैं लड़ रहा था तो ये भी आप मान लीजिएगा मेरी पत्नी लड़ रही थी। मैंने बहुत करीब से चुनाव के परिणामों को प्रभावित होते देखा और उम्मीद और विश्वास के बिल्कुल विपरीत परिणाम को आते देखा है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इस पर किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि एडीआर जो एक संस्था है, उसने भी लोकसभा चुनाव के बाद कहा था कि 79 सीटों पे जो है वोटिंग परसेंटेज अप डाउन हुआ है, जिससे कि लगभग 5 करोड़ वोटों का जो हेरफेर हुआ है, वो भी एडीआर ने कहा है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के सभी बयानों को, जो पिछले थे अभी चले गए बेचारे, गुजर गए, अब दूसरे आ गए, उनके वो शेर भी आपको याद होंगे जो विज्ञान भवन में उन्होंने एक शेर पढ़ा था। उनके कई वक्तव्य आए हैं, कई बयान आए हैं जो खुद शंकाओं को और बल दे रहे हैं। कोई पारदर्शिता नहीं, कोई संगठन, चुनाव आयोग ने कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बनाया कि एडीआर ही नहीं, अन्य वो एजेंसियां जो स्वतंत्र हैं और काम कर रही हैं, और वो भी कुछ न कुछ जो सवाल खड़े कर रही है, रिपोर्ट्स ला रही हैं, उसकी निष्पक्षता को जांच ले। ना तो हमारे यहाँ जुडिशियरी में अब तक इसका जवाब मिला। जुडिशियरी के भी कहीं ना कहीं दायरे हैं, उन दायरों को वो लांघ नहीं पा रहा। हालांकि जो अधिकार हैं उसका प्रयोग होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। और जो सरकार की ओर से हलफनामा आता है या चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील खड़े होते हैं, पता नहीं वो क्या कहते हैं, और अदालत वहीं पर अपने काम को रोकती है। अदालत को भी इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, और चुनाव आयोग को कम से कम एक स्वतंत्र ऐसी कमेटी तो ज़रूर बनानी चाहिए कि जो आरोप लग रहे हैं, क्या वाकई वो आरोप में कुछ दम है या बिल्कुल निराधार है। ये 2 सवाल हैं प्रमुख। यदि उन आरोपों में दम है तो फिर उस आरोप की तह तक
जाना और उसका निराकरण करना, शंकाओं को दूर करना, ये संवैधानिक कर्तव्य है चुनाव आयोग का। विपक्ष तो श्वेत पत्र की मांग कर रहा है इस मुद्दे पर, जो $21 मिलियन की बात आई है सामने, उस पर कह रही है कि सरकार को बताना चाहिए श्वेत पत्र के थ्रू कि 2021 से 24 के बीच में $650 मिलियन आए, 2012-13 में 3,65,000 आए। उस समय वो अरविंद केजरीवाल की भी बात कांग्रेस कह रही है कि इनको आगे करके, और आरएसएस बाहर से पैसे ले रही है देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए। CIA के एजेंट ने किताब लिखी है, वो सारी बात उन्होंने PC में कही है। देखिए, विपक्ष को थोड़ा सा और मुखर होना पड़ेगा, धार लाना पड़ेगा। देश की जनता विपक्ष की अब तक के क्रियाकलापों से निराश। विपक्ष को अपनी ज़ुबान में थोड़ा सा और धार लाना पड़ेगा और मुद्दों में सरकार को घेरने के जितने भी तरीके लोकतांत्रिक हैं, मैं अलोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक जितने भी तरीके हैं सरकार को घेरने के, वो विपक्ष को पूरी ऊर्जा के साथ लोकतांत्रिक दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर सरकार को कटघरे में लाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार पर अब तक जितने आरोप लगे हैं, सरकार ने कभी धर्म का सहारा, कभी जाति का सहारा, अनेकों इन प्रकार सरकार बच के निकल नहीं रही केवल, बल्कि विपक्ष को झूठा साबित कर दे रही। ये एक बड़ी विफलता है विपक्ष की कि सत्ता पक्ष अब तक, अप टू नाउ की बात कर रहा हूँ, 11 वर्षों में जो भी आरोप लगे, जैसे राफेल पे लगे थे, तो राफेल पर सरकार अपने आप को बेदाग साबित कर दी और राहुल गांधी को ही झूठा साबित कर दी, ठीक है, और कहा जी हमको ज़बरदस्ती घेरा जा रहा था। तो विपक्ष को अपने अंदर एक धार देने की ज़रूरत है और पूरी ऊर्जा के साथ लोकतांत्रिक दायरे में रहकर सरकार को हर हाल में कटघरे में लाना चाहिए और एविडेंस और साक्ष्यों के साथ, जो जनता को समझ में आए, भारत के आम जनमानस को ये विश्वास हो जाए कि विपक्ष ने ये एविडेंस, ये साक्ष्य, ये उदाहरण सब सामने लाया है, तो इसमें कुछ न कुछ तो है दम। जब तक ये संदेश नहीं जाएगा तो विपक्ष के सभी कामों को भाजपा कभी कुंभ से काउंटर कर देगी, कभी बाबा जो नौजवान उभरते हुए बाबा प्रधानमंत्री जी पर्ची निकाल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी का वो निकाल रहे हैं, ये पर खर्ची छोड़कर अब पर्ची का जो चला है मामा बागेश्वर जी का, वही उस चलता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है विपक्ष EVM के ऊपर एक जो आंदोलन करना चाहिए था, लीगल रास्ते के हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट जाती है, लेकिन कोई जन आंदोलन करने से बचती है, अभी तक हम यही देख रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा जन आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जो साक्ष्य हैं, जो ADR की रिपोर्ट हैं, दूसरी स्वतंत्र संस्थाओं की रिपोर्ट हैं, तमाम रिपोर्टों को कलेक्ट करके उस पर अध्ययन करे, एक टीम बनाए और उसकी सत्यता को उजागर करने का काम वो कर सकती है आसानी से। उसको लिटरेचर के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से पब्लिक के बीच जाकर अवेयर करके उनको, उसको क्या पता है, जनता पंचायत के माध्यम से आप उसको वहाँ तक पहुँचा सकते थे। जन आंदोलन तो वो खुद ही हो जाएगा। जन आंदोलन का कतई अर्थ नहीं कि सड़क ब्लॉक कर दिया जाए, शहर ठप कर दिया जाए, ये जन आंदोलन नहीं है। अवेयरनेस लाया जाए जनता को अपनी सत्यता कि देखिए जी ये रिपोर्ट है और ये मैंने जैसे अभी NGT में जो रिपोर्ट पहुंचा, बात समझिए, हाँ, जल संक्रमित जो वहाँ पहले बात को, इसको कैसे काउंटर किया गया, सुअर, गिद्ध, कुत्ता, क्या मामला, मतलब बिल्कुल समझ से परे बात है या नहीं है। अब आप मतलब जो सरकार के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं, उनकी सत्यता पर भी आप प्रश्न चिन्ह अगर लगाने लगेंगे और विपक्ष अगर उसको बल नहीं देगी, विपक्ष सुअर बन के, गिद्ध बन के चुप हो जाएगी, तब तो फिर बहुत मुश्किल है, संकट है। इसलिए इस मुद्दे पर अभी तो समय था, अभी तो योगी जी का इस्तीफा होना चाहिए था। ये आपने क्या, किसको कहा, पहले तो ये तय हो कि आपने कहा किसको, भाई किसको आपने कहा। अब तक तो मुसलमान के कांधे पर बंदूक डंड के निकल जाते थे, लेकिन अब तो उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को कटघरे में लाया, विपक्ष को कटघरे में लाया, पत्रकार को कटघरे में लाया, जो प्रत्यक्षदर्शी है जिनका बयान उनको कटघरे में लाया। भाई प्रत्यक्षदर्शी भी कोई मुसलमान नहीं है। जितने वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं उसमें हम नहीं हैं कहीं,
तो अब तो समय था इनको घेरने का, लेकिन पता नहीं क्या विपक्ष के अंदर धार की आवश्यकता है, और विपक्ष को मजबूत होकर आपसी भेद को भुलाकर, क्या वामपंथी, क्या कांग्रेसी, क्या लोहियावादी, क्या अम्बेडकरवादी, आप देश के हित में, राष्ट्र के हित में एक होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, दिल्ली चुनाव तो अब हो चुका, अगला चुनाव जो है जिस पे पूरे देश की नज़र है, साल के आखिरी समय में चुनाव होना है बिहार, और बिहार पे आज तक हिंदी पट्टी का वो राज्य है जहां भाजपा अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। कहा यह जा रहा है कि अब जो है नीतीश एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं, जो विपक्ष तेजस्वी उधर से ये आरोप लगाते हैं। क्या लगता है बिहार में क्या हो सकता है अभी तक जो चल रहा है, जितनी आप देखते हैं खबरों की दुनिया से या आप आते जाते रहते हैं लगातार बिहार में, तो क्या लग रहा है क्या होने वाला है बिहार में? ईवीएम का ही मुद्दा है और तेजस्वी भी हैं और नीतीश हैं जो 20 सालों से लगातार जो है एकदम सत्ता की धूरी बने हुए हैं। इस बार क्या चांसेस आपको लग रहे हैं, क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, लेकिन बिहार में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है, और भाजपा सरकार कोई और नहीं बना रहा, भाजपा सरकार तेजस्वी जी बनवाने जा रहे हैं। बहुत अटपटा सा लग रहा कि नहीं लग रहा आपको? जी बिल्कुल। भाजपा सरकार कोई बनाने नहीं जा रहा, तेजस्वी जी स्वयं बनाने जा रहे। 2020 में भी तेजस्वी जी ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था या भाजपा को आगे बढ़ाया था, वरना तेजस्वी जी अगर मैच्योर होते, राजनीति की गहराई को समझे होते, जनता की भावनाओं को समझे होते, बिहार की जनता की इच्छा को समझे होते, तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते 20 में ही, ये चैप्टर क्लोज हो गया होता कि कौन होगा। और आज भी कह रहा हूँ 25 में भी तेजस्वी जी ही बन सकते हैं, बट वो खुद शायद बनना नहीं चाहते हैं, पास ओवर देना चाहते हैं, वॉक ओवर देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अंदर का खेल है। जो वहाँ समीकरण बन रहा है जन स्वराज का, वो 100% तेजस्वी जी को विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ेगा किसी कीमत पर, ये तय है। तो क्या जन स्वराज एक अच्छी उपस्थिति इस बार विधानसभा में दर्ज करने वाला है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। कोई विधानसभा ऐसा नहीं होगा जहां मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 25,000, 30,000 वोट जन स्वराज को आना। तो वोट कटुआ की भूमिका में गए हैं प्रशांत किशोर पांडे। सारी पार्टी वोट कटुआ ही जाती है किसी समय में, लेकिन बाद में वो गला, यहाँ भी दिल्ली में कई पार्टी वोट कटुआ थी ना, लेकिन केजरीवाल तो हवा खाने चले गए ना, अब रोते रहिए। तो बिहार में भी अभी तो विपक्ष में कुछ उनके पास 85 लगभग सीट है भी, वो सीट भी कम होने वाला है तेजस्वी जी का। दो ही बातें, या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या वो 30 पर आकर आउट हो जाएंगे। उनकी रणनीति में कमी है, वो जो कलेक्शन उनका है ना, वो क्या सलाह क्या देना चाहिए? नहीं, मैं तो अगर आप वहाँ तक पहुँचा दें, चैनल के थ्रू पहुँच जाए, अगर पहुँच जाए तेजस्वी जी, देख लें, देखते नहीं है छोटे लोगों की बात, वो सुनते नहीं, वो बड़े लोगों की बात सुनते हैं। बंगला गाड़ी रखने वाले, फॉर्च्यूनर रखने वाले, 10 गार्ड रखने वाले, उनको वो चाहिए। वोट वो नहीं दिला सकता। उन्होंने जिन जिन लोगों को सम्मान दे रखा है, जो उनकी मित्र मंडली में है या चाटुकार मंडली भी कह सकते हैं, वो वोट ट्रांसफ़र कराने में सक्षम नहीं है और विपक्षियों पर धारदार हमले करने में भी सक्षम नहीं है। जो घेराबंदी उनकी हो रही है वो उनको एहसास नहीं हो रहा। ज़बरदस्त उनकी घेराबंदी, किलाबंदी हो रही है। 243 सीटों पर जन स्वराज जो है 222 सीटों पर, टोटल सीटों पर। अगर आज चुनाव हो बिहार में, चुनाव तो हालांकि 8 महीने बाद है, आज चुनाव हो तो क्या लग रहा है कौन पार्टी कितना? आज चुनाव हो तो भी भाजपा जीत रही है और नवंबर में हो तो भी भाजपा जीत रही है, यदि तेजस्वी जी नींद से नहीं जागेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा अगर जैसे भाजपा जीतेगी तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा गाली बकता होगा उसी को बनाया जाएगा। चलिए ये तो तय है। चलिए, आपने उस बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुलाम सरवर साहब, और ईवीएम से लेके बिहार तक मुद्दे पे बात हुई और उन्होंने अपनी बात की। क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें जरूर दें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।